लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 15वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम अपने पाठकों को काशीपुरी में एक चौमंजिले मकान के ऊपर ले चलते हैं। ये निहायत संगीन और मजबूत बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक गेरू से रंगे रहने के कारण देखने वाला तुरंत कह देगा कि ये किसी गोसाई का मठ है। काशी के मठधारी गोसाई नाम ही के साधु या गोसाई होते हैं। वास्तव में उनकी दौलत, उनका व्यापार, उनका रहन सहन और बर्ताव किसी तरह गृहस्थों और बनियों से कम नहीं होता, बल्कि 2 हाथ ज्यादा ही होता है। अगर किसी ने धर्म और शास्त्र पर कृपा करके गोसाई पने की कोई निशानी रख भी ली तो केवल इतनी ही कि एक टोपी गेरुए रंग की सिर पर या गेरुए रंग का एक दुपट्टा कंधे पर रख लिया। सो भी भरसक रेशमी और बेशकीमत तो होना ही चाहिए, बस। अतः इस समय जिस मकान में हम अपने पाठकों को ले चलते हैं, देखने वाले उस मकान को भी किसी ऐसे ही साधु या गुसाई का मठ कहेंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस मकान के अंदर कोई विचित्र मनुष्य रहता है और उसके काम भी बड़े ही अनूठे हैं। ये मकान भी कई मंजिल का है। नीचे वाली 3 मंजिलों को छोड़कर इस समय हम ऊपर वाली 4थी मंजिल पर चलते हैं, जहां एक छोटे से कमरे में 3 औरतें बैठी हुई आपस में बातें कर रही हैं। रात दोपहर से कुछ ज्यादा जा चुकी है। कमरे के अंदर यद्यपि बहुत से शीशे लगे हुए हैं, मगर रोशनी सिर्फ एक क्षमादान और एक दीवारगीर की ही हो रही है। क्षमादान फर्श के ऊपर जल रहा है, जहां 3 औरतें बैठी हैं। उनमें एक औरत तो निहायत हसीन और नाजुक है, और यद्यपि उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की पहुंच गई होगी, मगर उसकी नजाकत, सुडौली और चेहरे का लोच अभी तक कायम है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अभी तक गुलाबी डोरियां और मस्तानापन मौजूद है। सिर के बड़े बड़े और घने बालों में चांदी की तरह चमकने वाले बाल दिखाई नहीं देते, और ना अलग से देखने में ज्यादा उम्र की ही मालूम पड़ती है। साथ ही इसके बाली पत्ते, गोप, सिकरी, कड़े, छंद और अंगूठियों की तरफ ध्यान देने से वो रुपए वाली भी मालूम पड़ती है। उसके पास बैठी हुई दोनों औरतें भी उसी की तरह कमसिन और खूबसूरत नहीं तो कुछ बदसूरत भी नहीं है। जो बहुत हसीन और इस मकान की मालिक औरत है, उसका नाम बेगम है, और बाकी दोनों औरतों में एक औरत का नाम नौरतन और दूसरी का जमालू है। बेगम नाम से मुसलमान न समझना चाहिए। बेगम, चाहे जयपाल सिंह गिरफ्तार हो गया हो, मगर भूतनाथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और न भूतनाथ उसे अपनी हिफाजत ही में रख सकता है। जमालू, ठीक है, मगर लक्ष्मी देवी और राजा बीरेंद्र सिंह को ये मालूम हो गया कि ये असली बलभद्र सिंह नहीं और इसने बहुत बड़ा धोखा देना चाहा था, तो वे उसे जीता कब छोड़ेंगे? बेगम, तो क्या वो खाली इतने ही कसूर पर मारा जाएगा कि उसने अपने को बलभद्र सिंह जाहिर किया? जमालू, क्या ये छोटा कसूर है? फिर असली बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए भी तो लोग उसे दिक करेंगे। बेगम, अगर इंसाफ किया जाए तो जयपाल गदाधर सिंह से ज्यादा दोषी न ठहरेगा। ऐसी अवस्था में मुझे ये आशा नहीं होती कि राजा बीरेंद्र सिंह उसे प्राणदंड देंगे। नौरतन, राजा बीरेंद्र सिंह चाहे उसे प्राणदंड की आज्ञा ना भी दें, मगर इंद्रदेव उसे कदापि न छोड़ेगा। और ये बात बहुत बुरी हुई कि राजा बीरेंद्र सिंह ने उसे इंद्रदेव के हवाले कर दिया। बेगम, जो हो, मगर जिस समय मैं उन लोगों के सामने जा खड़ी होंगी, उस समय जयपाल को छुड़ा ही लाऊंगी, क्योंकि उसी की बदौलत मैं अमीरी कर रही हूं और उसके लिए नीच से नीच काम करने को भी तैयार हूं। जमालो, सो कैसे? क्या तुम असली बलभद्र सिंह के साथ उसका बदला करोगे? बेगम, हाँ, मैं इंद्रदेव और लक्ष्मी देवी से कहूंगी कि तुम जयपाल सिंह को मेरे हवाले करो, तो असली बलभद्र सिंह को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अफसोस तो इतना ही है कि गदाधर सिंह की तरह जयपाल सिंह दिलावर और जीवट का आदमी नहीं है। अगर जयपाल सिंह के कब्जे में बलभद्र सिंह होता तो वो थोड़ी ही तकलीफ में इंद्रदेव या लक्ष्मी देवी को उसका हाल बता देता। जमालो, ठीक है, मगर बलभद्र सिंह तुम्हारे कब्जे से निकल जाएगा, तब जयपाल सिंह तुम्हारी इज्जत और कदर क्यों करेगा और क्यों दबेगा? सिवाय इसके, अब तो दारोगा भी स्वतंत्र नहीं रहा, जिसके भरोसे पर जयपाल कूदता था और तुम्हारा घर भरता था। बेगम, कुछ सोचकर, हाँ बहन, सो तो तुम सच कहती हो, और बलभद्र सिंह को छोड़ने से पहले ही
मुझे अपना घर ठीक कर लेना चाहिए। मगर ऐसा करने में भी दो बातों की कसर पड़ती है। जमालो। वो क्या? बेगम। एक तो बीरेंद्र सिंह के पक्ष वाले मुझ पर ये दोष लगावेंगे कि तूने बलभद्र सिंह को क्यों कैद कर रखा था। दूसरे, जब से मनोरमा के हाथ तिलिस्मी खंजर लगा है तब से उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। वो मुझसे कसम खाकर कह गई है कि थोड़े ही दिनों में राजा बीरेंद्र सिंह और उनके पक्ष वालों को इस दुनिया से उठा दूंगी। अगर उसका कहना सच हुआ और उसने फिर माया रानी को जमानिया की गद्दी पर ला बैठाया तो माया रानी मुझ पर दोष लगावेंगी कि तूने जयपाल को इतने दिनों तक क्यों छिपा रखा और दारोगा से मिलकर मुझे धोखे में क्यों डाला। नौरतन। बेशक ऐसा ही होगा, मगर इस बात को मैं कभी नहीं मान सकती कि अकेली मनोरमा एक तिलिस्मी खंजर पाकर राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों का मुकाबला करेगी और उनके पक्ष वालों को इस दुनिया से उठा देगी। क्या उन लोगों के पास तिलिस्मी खंजर न होगा? जमालो। मैं भी यही कहने वाली थी। मैंने इस विषय पर बहुत गौर किया, मगर सिवा इसके मेरा दिल और कुछ भी नहीं कहता कि राजा बीरेंद्र सिंह, उनके लड़के और उनके अय्यारों का मुकाबला करने वाला आज दिन इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और एक बड़े भारी तिलिस्म के राजा गोपाल सिंह भी प्रकट हो गए हैं। ऐसी अवस्था में माया रानी और उनके पक्ष वालों की जीत कदापि नहीं हो सकती। बेगम। ऐसा ही है, और गदाधर सिंह भी किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ही लेगा। देखो, इतना बखेड़ा हो जाने पर भी लोगों ने गदाधर सिंह को, जिसने अपना नाम अब भूतनाथ रख लिया है, छोड़ दिया और अब वो चारों तरफ उपद्रव मचा रहा है। ताज्जुब नहीं कि वो जमीन की मिट्टी सूंघता हुआ मेरे घर में भी आ पहुंचे। यद्यपि उसे मेरा पता कुछ भी मालूम नहीं है, मगर वो विचित्र आदमी है। मिट्टी और हवा में मिल गई चीज का भी पता लगा लेता है। ऊंची सांस लेकर, अगर मुझसे और उससे लड़ाई न हो गई होती तो आज मैं भी 3 हाथ की ऊंची गद्दी पर बैठने का साहस करती। मगर अफसोस, भूतनाथ ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। कुछ सोचकर, यदि बलभद्र सिंह को लेकर मैं राजा बीरेंद्र सिंह के पास चली जाऊं और भूतनाथ के ऊपर नालिश करूं तो मैं बहुत अच्छी रहूं। मेरे मुकदमे की जवाबदेही भूतनाथ कदापि नहीं कर सकता और राजा साहब उसे जरूर प्राणदंड की आज्ञा देंगे। बलभद्र सिंह को छिपा रखने का यदि मुझ पर दोष लगाया जाएगा तो मैं कह सकूंगी कि जिस जमाने में जो राजा होता है प्रजा उसी का पक्ष करती है। अगर मैंने माया रानी और दारोगा के जमाने में उन लोगों का पक्ष किया तो कुछ बुरा नहीं किया। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं जानती थी, बल्कि दारोगा भी नहीं जानता था कि राजा गोपाल सिंह को माया रानी ने कैद कर रखा है। अतः अब आपका राज्य हुआ है तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं। जमालो। बात तो बहुत अच्छी है, फिर इस बात में देर क्यों कर रही हो? इस काम को जितना जल्द करोगी तुम्हारा भला होगा। बेगम। कुछ सोचकर, अच्छी बात है, ऐसा करने के लिए मैं कल ही यहां से रवाना हो जाऊंगी। इतने ही में दरवाजे के बाहर से ये आवाज आई, मगर भूतनाथ को भी तो अपनी जान प्यारी है, वो ऐसा करने के लिए तुम्हें जाने कब देगा। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ निगाह की और भूतनाथ को कमरे के अंदर आते हुए देखा। बेगम भूतनाथ से, आओ जी मेरे पुराने दोस्त, भला तुमने मेरे सामने आने का साहस तो किया। भूतनाथ। साहस और जीवट तो हमारा असली काम है। बेगम अपनी बाईं तरफ बैठने का इशारा करके, इधर बैठ जाओ, मालूम होता है कि पुरानी बातों को तुम बिल्कुल ही भूल गए। भूतनाथ बेगम की दाहिनी तरफ बैठकर, हम दुनिया में आने से भी 6 महीने पहले की बात याद रखने वाले आदमी हैं। आज वो दिन नहीं है जिस दिन तुम्हें और जयपाल को देखने के साथ ही डर से मेरे बदन का खून रगों के अंदर ही जम जाता था, बल्कि आज का दिन उसके बिल्कुल विपरीत है। बेगम। अर्थात आज तुम मुझे देखकर खुश होते हो? भूतनाथ। बेशक। बेगम। क्या आज तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते? भूतनाथ। रत्ती भर नहीं। बेगम। क्या अब मैं राजा बीरेंद्र सिंह के यहां तुम पर नालिश करूं तो मेरा मुकदमा सुना ना जाएगा और तुम साफ छूट जाओगे? भूतनाथ। मगर अब तुम्हें राजा बीरेंद्र सिंह के सामने पहुंचने ही कौन देगा? बेगम क्रोध से, रोकेगा ही कौन? भूतनाथ। गदाधर सिंह, जो तुम्हें अच्छी तरह सता चुका है और आज फिर सताने के लिए आया है। बेगम क्रोध को पचाकर और कुछ सोचकर, मगर ये तो बताओ कि तुम बिना इत्तला कराए यहां चले क्यों आए और पहरे वाले सिपाहियों ने तुम्हें आने कैसे दिया? भूतनाथ।
तुम्हारे दरवाजे पर कौन है जिसकी जुबानी में इत्तला करवाता या जो मुझे यहां आने से रोकता? बेगम: क्या पहरे के सिपाही सब मर गए? भूतनाथ: मर ही गए होंगे। बेगम: क्या सदर दरवाजा खुला हुआ और सुनसान है? भूतनाथ: सुनसान तो है मगर खुला हुआ नहीं है। कोई चोर ना घुस आवे, इस ख्याल से आते समय मैं सदर दरवाजा भीतर से बंद करता आया हूं। डरो मत, कोई तुम्हारी रकम उठाकर न ले जाएगा। बेगम मन ही मन चिढ़ के: जमालो, जरा नीचे जाकर देख तो सही, कमबख्त सिपाही सब क्या कर रहे हैं? भूतनाथ जमालो से: खबरदार, यहां से उठना मत। इस समय इस मकान में मेरी हुकूमत है, बेगम या जयपाल की नहीं। बेगम से: अच्छा, अब सीधी तरह बता दो कि बलभद्र सिंह को कहां पर कैद कर रखा है? बेगम: मैं बलभद्र सिंह को क्या जानूं? भूतनाथ: तो अभी किसको लेकर राजा वीरेंद्र सिंह के पास जाने के लिए तैयार हो गई थी? बेगम: तेरे बाप को लेकर जाने वाली थी। इतना सुनते ही भूतनाथ ने कस के चपत बेगम के गाल पर जमाई, जिससे वो तिलमिला गई और कुछ ठहरने के बाद तकिए के नीचे से छुरा निकालकर भूतनाथ पर झपटी। भूतनाथ ने बाएं हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और दाहिने हाथ से तिलिस्मी खंजर निकालकर उसके बदन में लगा दिया। साथ ही इसके फुर्ती से नौरतन और जमालू के बदन में भी तिलिस्मी खंजर लगा दिया, जिससे बात की बात में तीनों बेहोश होकर जमीन पर लंबी हो गईं। इसके बाद भूतनाथ ने बड़े गौर से चारों तरफ देखना शुरू किया। इस कमरे में 2 अलमारियां थीं, जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। भूतनाथ ने तिलिस्मी खंजर मारकर एक अलमारी का कब्जा काट डाला और अलमारी खोलकर उसके अंदर की चीजें देखने लगा। पहले एक गठरी निकाली, जिसमें बहुत से कागज बंधे हुए थे। क्षमादान के सामने वो गठरी खोली और एक एक करके कागज देखने और पढ़ने लगा, यहां तक कि सब कागज देख गया और क्षमादान में लगा लगाकर सब जला के खाक कर दिए। इसके बाद एक संदूकड़ी निकाली, जिसमें ताला लगा हुआ था। इस संदूकड़ी में भी वे कागज भरे हुए थे। भूतनाथ ने उन कागजों को भी जला दिया। इसके बाद फिर अलमारी में ढूंढना शुरू किया, मगर और कोई चीज उसके काम की न निकली। भूतनाथ ने अब दूसरी अलमारी का कब्जा भी खंजर से काट डाला और अंदर की चीजों को ध्यान देकर देखना शुरू किया। इस अलमारी में यद्यपि बहुत सी चीजें भरी हुई थीं, मगर भूतनाथ ने केवल 3 चीजें उसमें से निकाल लीं। एक तो 10-12 पन्ने की छोटी सी किताब थी, जिसे पाकर भूतनाथ बहुत खुश हुआ और चिराग के सामने जल्दी जल्दी पलटकर 2-3 पन्ने पढ़ गया। दूसरा एक ताली का गुच्छा था, भूतनाथ ने उसे भी ले लिया। और तीसरी चीज एक हीरे की अंगूठी थी, जिसके साथ एक पुर्जा भी बंधा हुआ था। ये अंगूठी एक डिबिया के अंदर रखी हुई थी। भूतनाथ ने अंगूठी में से पुर्जा खोलकर पढ़ा और इसके पाने से बहुत प्रसन्न होकर धीरे से बोला, बस अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन कामों से छुट्टी पाकर भूतनाथ बेगम के पास आया, जो अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी, और उसकी तरफ देखकर बोला, अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसी अवस्था में एक औरत के खून से हाथ रंगना व्यर्थ है। भूतनाथ हाथ में क्षमादान लिए निचले खंड में उतर गया, जहां उसके साथी 2 आदमी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मौजूद थे। उसने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, बस हमारा काम हो गया। बलभद्र सिंह इसी मकान में कैद है, उसे निकालकर यहां से चल देना चाहिए। इतना कहकर भूतनाथ ने क्षमादान अपने एक साथी के हाथ में दे दिया और एक कोठरी के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ, जिसमें दोहरा ताला लगा हुआ था। तालियों का गुच्छा जो ऊपर से लाया था, उसी में से ताली लगाकर ताला खोला और अपने आदमियों को साथ लिए हुए कोठरी के अंदर घुसा। वो कोठरी खाली थी, मगर उसमें से एक दूसरी कोठरी में जाने के लिए दरवाजा था और उसकी जंजीर में भी ताला लगा हुआ था। ताली लगाकर उस ताले को भी खोला और दूसरी कोठरी के अंदर गया। इस कोठरी में लक्ष्मी देवी, कमलनी और लाडली का बाप बलभद्र सिंह कैद था। दरवाजा खोलते समय जंजीर खटकने के साथ ही बलभद्र सिंह चैतन्य हो गया था। जिस समय उसकी निगाह एकाएक भूतनाथ पर पड़ी, वो चौंक उठा और ताज्जुब भरी निगाहों से भूतनाथ को देखने लगा। भूतनाथ ने भी ताज्जुब की निगाह से बलभद्र सिंह को देखा और अफसोस किया, क्योंकि बलभद्र सिंह की अवस्था बहुत ही खराब हो रही थी। शरीर सूख के कांटा हो गया था, चेहरे पर और बदन में झुर्रियां पड़ गई थीं। सिर, मूछ और दाढ़ी के बाल तथा नाखून इतने बढ़ गए थे कि जंगली मनुष्य में और उसमें कुछ भी भेद न जान पड़ता था। अंधेरे में रहते रहते कुल बदन पीला पड़ गया था। सूरत शक्ल से भी बहुत ही डरावना मालूम पड़ता था। एक कंबल, मिट्टी की ठिलिया और पीतल का लोटा, बस यही उसकी बिसात थी। कोठरी में और कुछ भी न था।
भूतनाथ को देखकर ये जिस ढंग से चौंका और कांपा, उसे देखकर भूतनाथ ने गर्दन नीची कर ली और तब धीरे से कहा, आप उठिए और जल्दी निकल चलिए। मैं आपको छुड़ाने के लिए आया हूं। बलभद्र सिंह आश्चर्य से, क्या तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है? क्या ये बात सच है? भूतनाथ, जी हां। बलभद्र सिंह, मगर मुझे विश्वास नहीं होता। भूतनाथ, खैर, इस समय आप यहां से निकल चलिए। फिर जो कुछ सवाल जवाब या सोच विचार करना हो कीजिएगा। बलभद्र सिंह खड़े होकर, कदाचित ये बात सच हो, और अगर झूठ भी हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैं इस कैद में रहने के बनिस्बत जल्द मर जाना अच्छा समझता हूं। भूतनाथ ने इस बात का कुछ जवाब न दिया और बलभद्र सिंह को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। बलभद्र सिंह इतना कमजोर हो गया था कि उसे मकान के नीचे उतारना कठिन जान पड़ता था। इसलिए भूतनाथ ने उसका हाथ थाम लिया और नीचे उतारकर दरवाजे के बाहर ले गया। मकान के दरवाजे के बाहर बल्कि गली भर में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि ये मकान ऐसी अंधेरी और सन्नाटे की गली में था कि वहां शायद महीने में एक दफे किसी भले आदमी का गुजर नहीं होता होगा। दरवाजे पर पहुंचकर भूतनाथ ने बलभद्र सिंह से पूछा, आप घोड़े पर सवार हो सकते हैं? इसके जवाब में बलभद्र सिंह ने कहा, मुझे उचक्कर सवार होने की ताकत तो नहीं। हां, अगर घोड़े पर बैठा दोगे तो गिरूंगा नहीं। भूतनाथ ने क्षमादान मकान के भीतर चौक में रख दिया और तब बलभद्र सिंह को आगे बढ़ा ले गया। थोड़ी ही दूर पर एक आदमी दो कसे कसाए घोड़ों की बागडोर थामे बैठा हुआ था। भूतनाथ एक घोड़े पर बलभद्र सिंह को सवार करा के दूसरे घोड़े पर आप जा बैठा और अपने तीनों आदमियों को कुछ कहकर वहां से रवाना हो गया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 15वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।